वित्तीय वर्ष 2022-23 के 22-23 का संघीय बजट आ चुका है दोस्तों। आज हम लोग इसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि संघीय बजट 2022-23 में जो अहम घोषणाएं हैं वो कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं और इसमें परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं बजट 2022-23 में अहम घोषणाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में ये उनका चौथा बजट है। दोस्तों, हमको ये पता है कि जब भी 1 फरवरी को बजट आता है, 1 फरवरी से ठीक पहले एक दिन भारत की वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो आज दिन मंगलवार को केंद्रीय बजट जारी किया गया, केंद्रीय बजट लाया गया और सोमवार को वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जीडीपी की वृद्धि दर यानी कि विकास दर, अनुमानित विकास दर 9.4 है। अगर हम ये मान लेते हैं कि भारत में 2022-23 के लिए अगर वृद्धि दर को हम 9.2% प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया में जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा विकास दर होगी, क्योंकि कोरोना के बाद में दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये सब क्राइसिस के दौर से गुजर रही हैं। अगर इस स्थिति में अगर हम 9.4% के विकास दर को हासिल करते हैं, ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि के तौर पे गिना जाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और गरीबों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। निर्मला सीतारमण ने एयर इंडिया के टाटा के पास वापस जाने और भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ जल्द ही आने की बात अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पे गिनाया है। निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया है कि एयर इंडिया, जिसको अब टाटा खरीद चुका है, ये एक भारत सरकार की उपलब्धि है और साथ साथ में भारत में पहली बार एलआईसी का आईपीओ शेयर बाज़ार में उतारा जाएगा। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो महत्वपूर्ण घोषणा है, वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का अनुमान 9% से ऊपर का है और यह दुनिया के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। तो 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए जो अनुमानित विकास दर रखा गया है वो 9.2% रखा गया है। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण घोषणा है वो घोषणा है वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजस्व घाटा जीडीपी के 4.5% तक पहुंचने की बात कही गई है। इसमें 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। 2021-22 में, जो कि संशोधित डाटा है, ये 2021-22 में राजस्व घाटा जीडीपी का 6.9% बताया गया है। अगर आप डिजिटल करेंसी में या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपके लिए ये एक नेगेटिव बात हो सकती है। वित्त मंत्री ने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति वर्चुअल करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके खरीदने एवं बेचने पर उस व्यक्ति को 30% टैक्स देना पड़ेगा। आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मैटर नहीं करता है। अगर आप डिजिटल मुद्रा, वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं तो आपके उसके खरीदने एवं बेचने पर आपको 30% टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 40% तक टैक्स की छूट की राहत की बात कही गई है। इसमें पीएम गति शक्ति, ये एक सरकार की योजना चल रही है। ये कहा गया है कि पीएम गति शक्ति के कुल 7 इंजन बताए गए हैं और ये 7 इंजन हैं रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, जो बंदरगाह हैं, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर
और ये माना जा रहा है कि वर्तमान में जो भारत की विकास की गति है इन्हीं 7 इंजनों पर आगे बढ़ती जा रही है। पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेस वे के लिए एक मास्टर प्लान है। ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसमें एक्सप्रेस वे के द्वारा देश के विकास का खाका तैयार किया गया है। साथ में ये बताया गया है कि 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा। जो राजमार्ग है उसको अतिरिक्त छोड़ करके जो अगले 22-23 में जो नए राजमार्गों का निर्माण होगा वो 25,000 किलोमीटर नए राजमार्गों का निर्माण होगा और इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी मॉडल में लिया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा वित्त मंत्री की घोषणा है। वित्त मंत्री का ऐसा मानना है। इसके साथ में जो सबसे बड़ी इसमें बात कही जा रही है वो ये देखना है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। ये कहा गया है कि भारत में भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ पर डिजिटल यूनिवर्सिटी में रिसर्च सुविधा रहेगी, पढ़ाने की सुविधा रहेगी और ये क्षेत्रीय भाषाओं में यूनिवर्सिटी काम करेगी। व्यवसाय करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अगर आप किसी भी राज्य में हैं, अगर एक जगह पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पंजीकरण हो चुका है और कहीं आपको व्यापार करना है तो इसके लिए आपको ऑफिस टू ऑफिस चक्कर नहीं लगाना होगा। हाँ दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण घोषणा की जा रही है, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। वित्त मंत्री का मानना है कि इन यूनिट्स की स्थापना से रेलवे, छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक पार्क का विकास किया जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि जो लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे उसमें जो क्षेत्रीय उत्पाद हैं, क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इस श्रृंखला में एक स्टेशन एक उत्पाद व्यवस्था को लागू किया जाएगा। समावेशी विकास की प्राथमिकता में है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उनकी सरकार, एनडीए की सरकार, समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता में है, जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के किसान सम्मिलित होंगे। इसके तहत 1,000 LMT धान की खरीद की उम्मीद है। इससे 1,000 करोड़ किसानों को लाभ होगा, ऐसा वित्त मंत्री का मानना है। डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां प्रारंभ की जाएंगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा। 2030 तक सौर ऊर्जा की क्षमता 280 गीगा को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। भारत सरकार ने एक बहुत ही अहम ऐलान किया है अपने बजट में और ये ऐलान है मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियों का प्रावधान। आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जबकि मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां और आएंगी, ऐसा वित्त मंत्री का मानना है। पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और इसमें जो ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ढांचागत सुविधाओं का ऐसा विकास किया जाएगा कि वो ढांचागत सुविधाएं अगले 100 सालों को लक्ष्य में बना करके इनका विकास किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रिपल पी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। ये खेती के बारे में वित्त मंत्री जी ने बात किया है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1,486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ ईज डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा।
44,650 करोड़ रुपए का केन बेतवा लिंक। इसमें ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। उससे पहले कुछ और प्रावधानों की हम चर्चा कर लेते हैं। कोविड महामारी के कारण औपचारिक शिक्षा से दूर रहने वाले बच्चों के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की व्यवस्था की गई है। कि कोविड काल में जो गांव के बच्चे हैं जो प्राथमिक शिक्षा से दूर हो गए हैं, तो उनके लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की व्यवस्था की जा रही है। 44,605 करोड़ रुपए के केन बेतवा लिंक कार्यक्रम कार्यान्वयन होगा। इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं होंगी। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भारत की पहली नदी होगी जिनको आपस में दोनों नदियों को लिंक किया जा रहा है। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने घोषणा किया है कि भारत अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी जारी करने जा रही है और इसको 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। ये दोस्तों याद रखिएगा, जिन लोगों को एनटीपीसी एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, यहाँ से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इसमें घोषणा की गई है वंदे भारत जो हाई टेक ट्रेन भारत की है, ये 400 अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगला इसमें जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो है हर घर नल से जल योजना के लिए 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में और भारत में सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है वित्त मंत्री के द्वारा। रबी 2022-23 में 163 लाख किसानों से 1,208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा या किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2022-23 को भारत सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया हुआ है। तो संघीय बजट की ये महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। तो अभी बजट पे चर्चा हो ही रहा है। जैसे ही और इसमें कोई नई जानकारी हमको प्राप्त होती है, तुरंत सबसे पहले आपके लिए हम लेकर के आते हैं। तब तक आप जो है हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों।